नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आपको मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। देखिए, इसमें सिंपल सी दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आ गई तो आप ये मान लेना कि आपने ट्रेडिंग में आधा लड़ाई जीत ली है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ये कैंडल किस तरह की होती है। ये इस तरह की कैंडल को हम मारूबुजू कैंडल कहते हैं। ये पूरी बॉडी होती है, इसमें कोई भी विक नहीं होती है। इसको हम विक बोलते हैं, इस तरह की को विक बोलते हैं। और ये टोटल ग्रीन होती है, टोटल ग्रीन होती है। तो अगर विक नहीं हो दोनों साइड, अगर मैं मान लो दोनों साइड की विक हटा दूं और सिर्फ ये बॉडी बॉडी आपको बताऊं तो मैं इसको बोलता हूँ मारू बोजू। अब इसमें होती है 100% ताकत। ठीक है, अगर आप देखिए, मैं अगर किसी को भी भगवानों का नाम तो खैर लेना ही चाहिए, नो डाउट। लेकिन इसको मैं अगर वैसे बोलना चाहूँ तो अगर आपने एवेंजर मूवी देखी होगी तो ये मान लो थॉर का हैमर है। मतलब ये 100% वर्क करता है। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि इस कैंडल पे आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो। तो आप यहाँ पर एसएल लगा लो और यहाँ एंट्री ले लो। ठीक है, मैं आपको देखो आज ना कैंडल का अलग ही एक व्यू प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आपको ना कैंडल की साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंट्री लेके यहाँ का एसएल ले सकते हो पूरे का। और ये टारगेट होता है 1:2 का। मैं हमेशा बोलता हूँ 1:2 जरूर बुक करना चाहिए इंट्राडे में। ठीक है, अब आपको ये मारूबूजी समझ में आ गई। सेम रेड कैंडल होती है बिना विक की, वो मारूबूजी होती है। उसके बाद बहुत सारी कैंडल बनती है भाई जिसमें विक होती है। कुछ इस तरह की बनती है, छोटी ऊपर बड़ी विक होगी, नीचे छोटी विक होगी। फिर इसके अंदर ये बड़ी विक हो जाएगी, ऊपर की छोटी विक हो जाएगी। फिर इस तरह की एक डोजी बनती है जिसमें छोटी सी, बहुत छोटी सी बॉडी रहती है। ठीक है, इसको हम डोजी बोलते हैं। फिर पिन बार कैंडल इस तरह की होती है, इनको पिन बार कैंडल बोलते हैं। रिवर्स बनती है, इसको हम पिन बार कैंडल बोलते हैं। इसको हम हैमर बोल सकते हैं, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कैंडल होती हैं। बट ये कैंडल आई कहाँ से, इन कैंडलों का अस्तित्व कहाँ से आया? देखिए, जापान से ये सब चालू हुआ है। जो राइस के जो व्यापारी थे ना, वो क्या काम करते थे, जैसे सुबह मॉर्निंग में उन्होंने अपनी दुकान लगाई और सुबह मॉर्निंग में उनका रेट था, मान लो मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से 100 रुपए किलो उनको राइस बेचना है। ठीक है, अब उन्होंने 100 रुपए का राइस बेचा। ठीक, अब फिर दिन में थोड़ा सा ग्राहकी कम हो जाए तो उन्होंने सोचा यार राइस का रेट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तो मे भी शायद ग्राहक आए, तो उन्होंने उस रेट को कर दिया 90 का। ठीक है, देखिए ओपन कहाँ से हुआ, 100 से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओपन। फिर 90 हो गया। फिर उनको लगा नहीं यार, थोड़ा सा दोपहर में 2-3 बजे के आसपास उनको लगा यार मजा नहीं आ रहा, तो इसको 80 रुपए कर देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने 80 रुपए कर दिया। अब ये उनका क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब 80 के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि उनको घर में नहीं पड़ रहा है। तो फिर इस रेट को वापस से उन्होंने फिर वापस से रिवर्स करना शुरू किया। पहले 90 पे ले गए, जैसे जैसे शाम हो गई, शाम के बाद मार्केट में थोड़ा रश होने लगा तो उन्होंने सोचा यार माल खत्म हो रहा है, मेरे पास माल कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सीधा 110 रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास माल कम है। तो उन्होंने उसको 110 पकड़ दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि यार 110 में तो अच्छा रेट मिल रहा है, जाते जाते उनके पास कुछ और माल बचा तो उन्होंने बोला चलो मैं इसको आखिरी बोली 120 पे लगा देता हूँ। तो ये उनकी क्लोजिंग हो गई 120 की। तो इस तरीके से ना जो राइस के जो व्यापारी थे उन्होंने अपने दिन के चार्ट को इस तरीके से कि भैया ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी विक ये रही कि माल थोड़ा सा 125 रुपए तक गया और वापस जो क्लोजिंग उनकी आती है ना, वो 120 रुपए की हो गई। तो ये उनका हाई हो गया 125 रुपए का। तो उन्होंने आज का एक कैंडल बनाया कि भाई मैंने 100 रुपए से माल शुरू किया जो 90-80 में गया, उसके बाद फिर वापस रिवर्स होकर 125 का हाई लगाया और 125 जो शाम को दुकान बंद करी वो 120 में करी। तो वो इस तरीके से ना मार्केट को हैंडल करते थे, इस तरह की कैंडलें बना लेते थे। ठीक है, अभी हो गया हैमर। ठीक, तो इस तरह का वो काम करते थे। अब ये एक हैमर बना लिया उन्होंने, तो ये डे की कैंडल उनकी बन गई। अगले दिन फिर वही वापस कहानी शुरू की उन्होंने। तो इस तरीके से ना उन्होंने कैंडल का आविष्कार किया। जापानीज कोई नाम था, मैं नाम भूल गया, सॉरी। तो उसको उन्होंने आविष्कार किया। आविष्कार करने के बाद उन्होंने इस चीज को कैंडल के रूप में फॉर्म किया। अब देखिए, इसमें दो तरह के सिनेरियो होते हैं। आपने शायद एक युद्ध सुना होगा। देखो, युद्ध नहीं, मतलब एक थग ऑफ वॉर करके एक रस्सी होती है, हम लोग उसको रस्सी का बोलते हैं। बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है ये इस तरीके का, और दोनों तरफ टीमें होती हैं। इधर टीमें होती हैं 6-7 लोग, जितना लोग आप खड़े कर लो, इधर टीमें होती हैं। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं, इस रस्सी को इस सेंटर पॉइंट से खींचते हैं। रस्सी में एक ना यहाँ पर ना वो बना होगा कपड़ा, येलो कलर का कपड़ा बंधा रहता है। ठीक है, जो उसकी तरफ आ जाता है कपड़ा, ठीक है, या कोई पहला प्लेयर इनकी तरफ आ जाता है अपोजिट, तो ये खिंचाव होता है। कभी इस तरीके का होगा कि ये पार्टी हावी होगी तो ये खींच लेंगी, तो ये लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कभी ये हावी होंगे तो ये दूर चले जाएंगे और ये पास आ जाएंगे रस्सी के। तो ये थग ऑफ वॉर जो होता है ना, तो ये वैसे ही होता है। ठीक है, देखिए रस्सी खींचने वाला गेम आपने बचपन में स्कूल में खेला होगा, बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, और मुझे लगता है थग ऑफ वॉर आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं देखो कैंडल की साइकोलॉजी के ऊपर आता हूँ। ये वही चीज हो गई कि भाई थोड़ा सा कभी इधर जा रहा है, कभी ये वाले पावरफुल ज्यादा हो रहे हैं,
ये वाले लोग पावरफुल ज्यादा हो रहे हैं, इनको आप समझ लो बुल समझ लो, ये ऊपर खींच रहे हैं, इनको आप बियरिश समझ लो, इनको आप सॉरी हाँ बियर समझ लो इसको आप। ठीक है, ये बियरिश वाला मैटर हो गया, ये मार्केट नीचे ले जाएगा, ये मार्केट ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। और उसके बाद रस्सी कभी इधर ज्यादा हो रही है, कभी रस्सी इधर ज्यादा हो रही है, और जो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है, जो एक प्लेयर को, इनके प्लेयर को अगर ये इन्होंने खींच लिया इस साइड, तो वो हार जाते हैं। ठीक है, पता है ना आपको, अगर ये वाले लोग इधर पहुंच गए, ये सारे लोग इधर पहुंच गए, तो ये इनकी बाउंड्री में पहुंच गए, तो ये लोग हार जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से थग ऑफ वॉर के रूप में आप कैंडल को अलग से समझ सकते हो। ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया। अब कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको आज क्या बोला, मान लो एक हैमर है, ये एक हैमर है, ये ग्रीन कलर का हैमर है। अब चूंकि ओवर सोल्ड मतलब ये मान लो सपोर्ट पे बना है। अब ठीक है, अब देखो सपोर्ट पे बनना बहुत जरूरी है इस तरह के हैमर का, तभी आप कुछ आगे का प्लान कर पाओगे। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ डाउ थ्योरी फादर ऑफ ट्रेडिंग है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कैंडल क्यों बनी, उसके पीछे का लॉजिक समझो आप। ठीक है, मान लो यहाँ पर चीजें ओपन होती हैं, करेक्ट है, ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, पहले रस्सी का गेम समझो। ठीक, ये प्लेयर होगा रस्सी वाले, ठीक है, और ये प्लेयर होगा रस्सी वाले। अब गेम शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले प्लेयर हावी होते हैं, वो खींच के उनको ना यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, ये वाले प्लेयर हावी होते हैं, तो ये खींच के उनको यहाँ तक ले आते हैं। ये वाले प्लेयर बहुत हावी होते हैं, पहले ये जीतते हैं। उसके बाद ये अपना पावर यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको यहाँ ले आते हैं, ये इनको यहाँ तक ले आते हैं, तो ये लोग जीतते हैं। समझ रहे हो आप। तो ये रस्सी का खेल है खींचातानी वाला, कि कौन किसके टीम को उधर ले जाता है। अब यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, मार्केट यहाँ तक डाउन जाती है लो। ठीक है, तो पहली जो फर्स्ट पार्टी हम मान लेते हैं बी, ये पार्टी हो गई ए। तो सबसे पहले ए ने क्या किया, ए ने अपनी तरफ खींच लिया इसको, तो कैंडल हो गई रेड। यहां से अगर ये नीचे आई तो रेड हो गई। अब बी ने ताकत लगाई, बी ने क्या किया, बी ने अपना पूरा फोर्स लगाया और पूरी ताकत से इसको खींचा। तो इन्होंने जिस पॉइंट पे जो स्टार्ट किया था वहां तक तो ले गए, प्लस उनने अपना एरिया और डेवलप कर लिया, इनके प्लेयर को एकदम से खत्म कर दिया, मतलब मैच ही खत्म कर दिया। और कैंडल एक हैमर के रूप में बनती है, जो अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। तो एक थग ऑफ वॉर के रूप में अगर आप इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझो, तो थग ऑफ वॉर के रूप में समझो। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो WWE में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे। देखिए मैं तो जब देखता था WWE, तो रॉक को जानता था और अंडरटेकर को जानता था। अगर मैं रॉक को नंबर 1 बोलता हूँ, ठीक है, मैं अगर रॉक को बोलता हूँ नंबर 1, अगर आपने चलो WWE नहीं देखा, कोई फिल्म वाला कोई ले लीजिए, मान लीजिए हाइट से ले लीजिए, हाइट से अगर बच्चन साहब, अब बिग बी, अगर हमारे बच्चन साहब हैं सबसे लंबे, फिर उसके बाद फिर और आप ले लीजिए कलाकार, या मैं बोलूं पैसे के मामले, चलो अंबानी अडानी के नाम से हम शुरू करते हैं। चलो हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो है अंबानी साहब। तो अंबानी साहब के पास नंबर 1 का पैसा है, मतलब नंबर 1 पैसा मतलब सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, अडानी। ठीक है, दूसरे नंबर पे अडानी आता है, तीसरे नंबर पे आते हैं गोदरेज। मान लो ऐसे करके हमने 4 लोगों को कर लिया। ठीक है, ए फॉर अंबानी, ठीक है, अडानी का एडी कर देते हैं। ठीक है, अडानी को एडी कर देते हैं। फिर ये इंडस्ट्री टाटा ले लो, टाटा ले लो टी, और फिर टाटा हो गए। उसके बाद मान लो गोदरेज हो गए जी, और उसके बाद हो गए हमारे महिंद्रा जी। ठीक है, महिंद्रा जी माइंड ब्लोइंग आदमी। ठीक, अंबानी, अडानी, टाटा, गोदरेज और महिंद्रा। ठीक है, ये कंपनियां हमारी नंबर 1 के हिसाब से हो गई, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे है। अब कैंडल की पावर समझना। देखो कैंडल अगर नीचे से रिजेक्शन लेके टोटल हैमर है, कोई वीक नहीं है, तो वो अंबानी वाली है। तो भाई इन पे आप ज्यादा बिलीव कर सकते हो। ठीक, दूसरा आप अडानी को समझ लो। तो अडानी साहब कैसे होंगे भाई, इसमें हैमर तो बनेगी लेकिन ऊपर विक है, तो ये अडानी साहब हो गए। अब टाटा साहब आए, टाटा तो बहुत स्ट्रांग है, तो टाटा की बॉडी आप ये समझ लो कि भाई उनके में देखो बॉडी बहुत है और विक भी अच्छी खासी लंबी है, तो ये हो गई। बट इसमें पावर 100% की है, इसमें पावर 95% है, क्योंकि ऊपर विक बन गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें ना, सेलर की एंट्री हो गई, यहाँ से सेलर आउट हो चुके हैं, टोटल आउट हो चुके हैं, इसमें सेलर की एंट्री है, इसमें भी सेलर की एंट्री, ये भी 90% है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैंडल की पावर को जज कर सकते हो। अब गोदरेज साहब है, अगर आप बोलोगे भाई थोड़ा सा पैसा इनका ऊपर नीचे होता रहता है, साबुन का पैसा है इनका, तो भाई मान लो इस तरीके से होगा, इसमें बायर सेलर दोनों है।
अब महिंद्रा जी तो माइंड ब्लोइंग आदमी है, तो महिंद्रा जी को तो आप ये मान लो कि भाई हाल फिलहाल डोज ही समझ लो कि महिंद्रा महिंद्रा बिक रही है नहीं बिक रही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। तो इसमें आपकी पावर हो गई आपकी 60% की, ठीक है। इसमें आपकी पावर हो गई 50% की। 50% की पावर इसलिए हो गई, देखो 50% की पावर इसलिए हो गई दोस्त, क्योंकि ये पहले नीचे गया फिर ऊपर से भी नीचे आके सेम पॉइंट पे बंद हो गया, तो मतलब कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन, ठीक है। इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको। ओके, चलो ये तो आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, मैंने बहुत इजी तरीके से एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तो आपको पावर और साइकोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं, सब सेम सेम इनका रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स बनाना शुरू कर दूं तो भाई बिना विग वाला ये ऐसा होगा, रेड कलर का हैमर, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। देखिए कैंडल की वैल्यू तब है जब वो कहाँ बनता है, ठीक है। अब इसका भी रिवर्स बनाएंगे, ये वाला रिवर्स बनाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, इसके नीचे भी विक हो जाएगी, ठीक है ना। इसके नीचे विक ऐसी हो जाएगी और लंबी सी ये हो जाएगी, तो रिवर्स आप प्लान कर लो, ठीक है। अब आती है, देखो मैंने सबसे पहले एक बताया था मारू बोजू, ये रेड भी होती है ग्रीन भी होती है, इसमें कोई विक नहीं होता, ये होती है सबसे नंबर वन कैंडल। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग की सबसे नंबर वन कैंडल जिसमें विक नहीं होती है। इस पर तो आप आंख बंद करके एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब एंट्री कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसी कैंडल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस पे एंट्री करोगे तो मरोगे भाई, साफ सुथरी सी बात है। तो कैंडल कहाँ बन रही है उसकी वैल्यू तब होती है। मैं तो बोल रहा चाहे कोई भी कैंडल हो, नंबर वन कैंडल भी बन रही हो, अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब दूसरी कैंडल आती है आपकी हैमर विदाउट विक वाली, तो सबसे ज्यादा पावर ये होती है, सबसे ज्यादा इसमें एंट्री ले सकते हो आप, ठीक। तीसरे नंबर पे आता है आपका पिन बार कैंडल, जिसमें ऊपर विक नहीं होती, बॉडी एकदम छोटी सी होगी या बॉडी होगी नहीं, इसको बोलते हैं पिन बार कैंडल। ये तीसरे नंबर पे आती है, इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसको जब उल्टा बनाएंगे तो इसको बोलेंगे हम ग्रेवस्टोन डोजी। इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार जब हम इसको उल्टा बनाएंगे बिना विक वाला। देखिए ये ग्रीन है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं रेड से बना रहा हूँ अलग बात है, लेकिन ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। और मारूबुजू रेड अलग होती है, उसमें विक नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों कैटेगरी को अलग कर दिया है। सबसे बड़ी पावर होती है मारूबुजू में, दूसरी पावर होती है बिना विक वाले हैमर में, तीसरी पावर होती है पिन बार कैंडल बोल लो चाहे ग्रेविस्टन डोजी बोल लो, और चौथी पावर जो होती है वो हल्की सी विक वाली कैंडल में होती है। अपसाइड थोड़ी सी विक होना चाहिए, बट बॉडी 3 टाइम होना चाहिए, 1:3 का इसमें रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें 1:3 का डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर, ओके। तो इस तरीके से ना आपको अपना प्लान करना है। अब आप बोलेंगे कैंडल, देखिए मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट पता होना चाहिए, आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर यहां पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं क्या एंट्री लूंगा, बताइए, आप बताइए। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही तो मैं क्या एंट्री लूंगा क्या इधर, नहीं लूंगा, मैं यहाँ एंट्री नहीं लूंगा। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यार देखो कैंडल कुछ भी हो बट वो बन कहाँ रही है वो भी मायने रखता है भाई। कैंडल के ऊपर अकेले के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती है। देखिए साफ एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ये मारूबुजू कैंडल बनी है लेकिन वहां से रिजेक्शन लेकिन नीचे आ रहा है, सबको वहां से रेजिस्टेंस है। वो भी मैं आपको, देखो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है। तो कैंडल वहां बन रही है वो माइंड रखता। अब यहाँ बनना क्या चाहिए, यहाँ बनना चाहिए हैमर बिना विक वाला, पिन बार, मारू बोजू, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ एंट्री लेके बैठ जाओ रेजिस्टेंस के पास, पता चला यहाँ ओआई में 1:2 का डिफरेंस है। ऑप्शन चेन अगर निफ्टी मान लो, निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर मान लो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, पता चला यहाँ पर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है, भाई पगला गए हो फिर तो ऐसा नहीं होता भाई, सब देखा जाता है। सिर्फ कैंडल को समझने से कैंडल कहाँ बन रही है भाई, सिंपल सी बात है ना, आप किसके सामने कब खड़े हो उसकी वैल्यू होती है भाई। तो वो कैंडल कैंडल कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है ये भी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जिसके पास सबसे पैसा बड़ा पैसा हो, मैं वापस से आपको समझाता हूँ। मान लो एक बंदे के पास 100 मिलियन है, ठीक है। अब मैं आपको, एक के पास 90 मिलियन है, आप अपनी कैटेगरी अलग कर लो। एक के पास 80 मिलियन है, ठीक है, एक के पास मान लो 70 मिलियन है। इस तरीके से आप 4 कैटेगरी में अलग कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ सलाह 0 तक बनाओ। अब उसमें कैंडल को छाप लो कि भाई ये मारूबुजू है, इसमें 100% है, ये हैमर है, इसमें भी 100% से 90% के बीच का है, इसमें थोड़ा सा विक है तो 90 से 80% के बीच का है, समझ रहे हो। अब ये इसी को आप पिन बार कैंडल भी बोल सकते हो। देखो पिन बार कैंडल को मैं 100% में काउंट करता हूँ, ठीक है। आप 100 से 90 में पिन बार काउंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आती है इस तरह की कैंडल जिसमें बॉडी बड़ी होती है, विक थोड़ी छोटी होगी बट डाउन साइड से होगी, ऊपर की विक उससे 1:2 होगी,
विक 1:2 डिफरेंस होना चाहिए एंट्री क्राइटेरिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडल की साइकोलॉजी समझना इसलिए जरूरी है कि अगर हमें सबसे पहले कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आ गई, उसके बाद हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं जिसमें मैंने आज ट्रेड किया था, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट था, अब ये तो चूंकि बन चुका है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बना दिया है, और ये सपोर्ट था। अब आप एक चीज देखिए, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या कैंडल ढूंढी है। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं ली थी, यहाँ पर मुझे हैमर दिखता है, देखो डोजी के बाद एक हैमर बना है, ठीक है। यहाँ पर सब ये देखिए, यहाँ पर भी एक चॉपी मार्केट था, और जैसे ही यहाँ पर डोजी बनता है तो सबसे पहले मैं इस डोजी का ब्रेकआउट का वेट करता हूँ, और इस हैमर और डोजी, डोजी बहुत अच्छा है, मैं यहाँ एंट्री ले सकता था लेकिन मैंने एंट्री नहीं लिया, मैंने इसके दूसरी कैंडल का ब्रेकआउट होने का वेट किया, फिर मैंने लगाया यहाँ पर फिबोनाची, क्योंकि इसने अपने एरिया से पूरी लिक्विडिटी को स्वीप किया था। जैसे ही मैंने फिबोनाची लगाया 0.4 और 0.55 का एरिया, ये मेरा अपने लेवल है जो मैं लगाता हूँ, मैंने 0.55 के एरिया से माल उठाया यहाँ से, ठीक है। और मैंने माल उठाया, हैमर के नीचे का मेरा $200 का मेरा एसएल था ब्रोकरेज मिला के, और मेरा लगभग ये टारगेट था। अब यहाँ वापस से हैमर बनती है, ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेड हो गया, चलो। अब ये वापस से हैमर बनती है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हैमर मुझे दिखा लेकिन ये बुलिश हैमर है, इसमें मार्केट ने रिजेक्शन दिया है अपसाइड से, बट मैंने वेट किया कि नया कैंडल इसको बनाया, फिर मैं इसकी कैंडल ब्लेंडिंग करूँ, और मैंने इसकी कैंडल ब्लेंडिंग की, ये ओपन और रेड कैंडल का क्लोज, तो ये बनता है एक रेड हैमर, और इसकी विक होती है अच्छी खासी लंबी, ठीक है। दो कैंडल को ब्लेंड करके मैंने इसकी ये हैमर बनाया, और मैंने यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर एंट्री की, और मैंने इसमें भी लगभग $50 के आसपास का टारगेट डन किया, ठीक है। तो ये दो ट्रेडें मुझे बहुत प्यारी मिली है। उसके बाद फिर वापस से हमें देखो, मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आपको हैमर ढूंढना है, मारुबुजू कैंडल ढूंढना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ की एंट्री बनती है, मैं कहा बिल्कुल बनती है बॉस। देखो इस कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया, सपोर्ट के पास बना हुआ है, मैंने सबसे पहले कैंडल ब्लेंडिंग की, कैंडल ब्लेंडिंग से मुझे एक ग्रीन कलर की बॉडी मिलती है अच्छी खासी, पावर भले ही इसके अंदर कम हो लेकिन मेरे पास पिछला प्रॉफिट था, विक ये लंबी थी, ओके। और ग्रीन कलर की बॉडी, ऊपर की विक थी, विक 1:2 से ज्यादा थी। मैंने यहाँ पर इमीडिएटली क्या किया, हैमर मेरा बन चुका था, अब मैं क्या करूंगा, फिबोनाची लगाऊंगा। मैं पागल नहीं हूं कि मैं इतनी बड़ी हैमर पे एंट्री कर लूंगा, मैं फिबोनाची लगाऊंगा 0.55 के एरिया से। फिर मैंने माल उठाया, इसमें रिस्क कम था, मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 200 का है, मुझे घुमा फिरा के 270 280 के आसपास ले जाना है, बाकी ब्रोकरेज है, ठीक है। देखिए वन लॉट में ब्रोकरेज ज्यादा लगती है, और देखिए यहाँ पर भी 55 पॉइंट का टारगेट डन हुआ। तो इस तरीके से हमने ट्रेड ली। अब आप बोलेंगे फिर रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस पे फिर मुझे एक यहाँ पर बुलिश नहीं बेयरिश, लेकिन ये क्या था, रेड रेड नहीं था एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस पे रेड नहीं बना, इसमें हल्का सा रिजेक्शन अपसाइड किया, इसमें बायर का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे जीरो बायर चाहिए। फिर मैंने वेट किया, तो ये एक हैमर बनता है बिना बिक का, मैं आंख बंद करके एंट्री करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने वापस से एंट्री की, क्योंकि मेरे रेजिस्टेंस से इसने वापस से किया, और लगभग 50 पॉइंट आपके यहाँ भी कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। अब वापस से आप बोलेंगे ये इसमें ट्रेड बनी है, बिल्कुल बनी है, और ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट हुआ है, ठीक है। देखिए ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम क्या करेंगे, कैंडल ब्लेंडिंग। देखिए मैंने कैंडल ब्लेंडिंग का वीडियो डाला हुआ है, ये आपका बनेगा ग्रीन कलर का बॉडी, ठीक है। ये फिर हैमर बना, और फिर वापस से मैंने क्या किया, फिबोनाची लगाया, क्योंकि इतने बड़े मेरे देखिए $200 से ज्यादा का मेरा, $20 से ज्यादा का मेरा लॉस होता नहीं है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा लेता ही नहीं हूँ। फिर मैंने 0.5 के एरिया से नहीं आया, दो ऑर्डर लगा दो, एक 0.4 पे लगा दो, 0.5 पे लगा दो, आधी आधी क्वांटिटी के। अगर आप एक लॉट ले रहे 0.5 का लगा दो, 0.5 का इस पे लगा दो, ठीक है। तो मान लीजिए ये ट्रेड आपको नहीं मिली, बट अगर आपको फोमो है तो 0.4 के एरिया से भी आप ट्रेड उठा सकते हो, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट गई, क्योंकि 1:1 पे हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दिया, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमारी चली गई। डाउन साइड की ट्रेड हमने नहीं ली, क्योंकि इस कैंडल ने बहुत अच्छी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया। अब मुझे चाहिए था इसका कंफर्मेशन, या तो मैं माल 50% उड़ा था, बट इसका रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के बाद ये वापस से ब्रेक करने आया ही नहीं अपने लोगों को, फिर ऊपर चला गया। अब हमारी यहाँ पर हमें ट्रेड देखनी है, बट चूंकि ये कैंडल और ये कैंडल बन चुकी है, अगर आपको इस मारुबुजू पे एंट्री लेनी है तो साफ सुथरी सी बात है, कभी भी इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री मत लीजिए। यहाँ पर लगाइए फिबोनाची, फिबोनाची के बाद 0.55 के एरिया से माल को उठाइए, रिस्की ट्रेड बनेगी नो डाउट आपकी, ठीक है। और अपना 1:1 पे आपको इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख देना है। देखिए मेरी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे फिक्स रूल्स होते हैं, मुझे कितने का फिक्स मेरा स्टॉप लॉस होता है, 1:2 का टारगेट भगवान मिलने के समान होता है इंट्राडे पे। और मेरा एक प्रोग्राम भी चालू रहता है जो मैं आपको
देखिए मैं टीचिंग का काम भी करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, लोगों की साइकोलॉजी सही करता हूँ, मैं तब तक सही करता हूँ जब तक उनकी साइकोलॉजी एकदम से सही नहीं हो जाती है, और मेरी क्लासेस उनके साथ तब तक चलती रहती है जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। इसके कुछ चार्जेस हैं, वो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, मैं उस पर बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले आप मैसेज कीजिएगा, देन हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी कुछ क्लासेस चलती हैं और मैं बैक टू बैक अपनी वीडियो भी डालता रहता हूँ एजुकेशन पर्पज वाले। ठीक है, लाइव ट्रेड में किसी को करवाता नहीं हूँ, कोई कॉल टिप्स हमारे यहाँ दी नहीं जाती, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है मेरा। एक टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना रखा है, उसमें कोई भी आपको किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो कैंडल के बारे में आज हम बात कर रहे थे, कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, और कैंडल की साइकोलॉजी डिपेंड करती है कि आप इसको किस तरीके से समझना चाहते हो। मैं थग ऑफ वॉर के रूप में इसको समझता हूँ। देखिए मैं अगर गूगल करूंगा थग ऑफ वॉर का, तो आपको सिंपल सी बात है, देखिए गूगल पे अगर आप थग ऑफ वॉर लिखेंगे ना, तो आपको थग ऑफ वॉर का गेम समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखिए ये जो रस्सी वाला गेम है ना, इसमें आगे पीछे होते रहते हैं लोग। ठीक है, कभी ये लोग, ये दूसरी पार्टी जीतती है, ए पार्टी जीतेगी, फिर बी पार्टी जीतेगी, और आगे पीछे बहुत थग ऑफ वॉर चलता रहता है। तो यही कैंडल होती है, फाइनली जो जीत जाता है उसका कैंडल बन जाता है। ओके, तो ये थग ऑफ वॉर आपको समझ में आना चाहिए अगर आपने बचपन में खेला होगा तो। ठीक है, और कैंडल का देखिए ये 1:1 पे हमारा आ गया, तो अब हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख के शांति से बैठेंगे। 1:2 के टारगेट के लिए जो हमारा होता है 3, देखिए मैं $200 का लेता हूं तो मुझे $400 चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं। मैं कभी भी ये फोमो में नहीं घुसूंगा कि ये बॉक्स ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पर वेट करूंगा। ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक, देखिए अगर आपको ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक पे एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक, तो मैं आपको किस तरीके से ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक का क्या होता है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं। देखिए ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक करता तो मैं एंट्री ले लेता, लेकिन ये ऊपर ही चला गया, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ओके, और यहाँ पर एक एफबीजी भी छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक एफबीजी छूटा हुआ है, ये एफबीजी बना हुआ है। फिर आपका नहीं, ये तो मिटिगेट हो चुका है, ये मिटिगेट हो चुका है। अब आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हैं। देखिए कैंडल का मेन मतलब ये होता है कि आपकी सबसे पावरफुल कैंडल, देखिए मैं हमेशा ना हैमर को फॉलो करता हूँ, मैं आपको साफ सुथरा से बता रहा हूँ, मैं हमेशा हैमर को फॉलो करता हूँ, और मेरा फेवरेट है हैमर, विदाउट विक, विद विक, पिन बार कैंडल। सिर्फ मैं इन पर ही एंट्री करता हूँ, और इन पर एंट्री मैं करता हूँ कैंडल ब्लेंडिंग से। अगर आपने मेरा कैंडल ब्लेंडिंग का नहीं देखा तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल पे कैंडल ब्लेंडिंग का एक वीडियो डला है, उसको देखिए, तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। कैंडल ब्लेंड कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी इसमें थोड़ा सा मैं आपको समरी दे देता हूँ कैंडल ब्लेंडिंग कैसे होती है। ठीक है, देखिए कैंडल ब्लेंडिंग कुछ नहीं होती है, जैसे दो कैंडल होती है, अगर दो कैंडल को हमें ब्लेंड करना है मान लो, और एक रेड कैंडल बनती है और एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, तो अगर मान लो एक ग्रीन कैंडल बनती है, और एक सेकेंड है ना, एक ग्रीन कैंडल इस तरह की बनती है। ठीक है, तो ये अगर मान लो ग्रीन कैंडल बनी है, तो पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज, तो रेड कैंडल का ओपन यहाँ होगा, दूसरी कैंडल का क्लोज यहाँ होगा, तो ये आपका बॉडी बनी ग्रीन, नीचे का विक बना ये। तो इस तरीके से आप ये पूरी कैंडल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये जो कैंडल होगी ना, ये आपकी पूरी ग्रीन हो जाएगी। ओके, ठीक, ऐसे हैमर हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ओके, बाकी रही बात समझने की, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक ही चीज बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार देखिए। कैंडल ब्लेंडिंग को सीखिए, कैंडल कहाँ बन रही है, मेन मुद्दा ये होता है कि सपोर्ट पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, तब हम, और मैं आपको बोल रहा हूँ जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंगल बने, सबका सार अगर कैंडल ब्लेंडिंग से देखेंगे, या तो मारूबुजू होता है या हैमर ही होता है। तो आपको जो मेन समझना है वो हैमर समझना है और मारूबुजू समझना है। ठीक है, डाउन साइड का हैमर और अप साइड का हैमर समझना है कि अगर मैं यहाँ से रिजेक्शन ले रहा हूँ तो मुझे रेड है शूटिंग स्टार चाहिए, यहाँ से ले रहा हूँ तो मुझे हैमर चाहिए, या पिन बार कैंडल चाहिए, या मुझे कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आज हमने बिटकॉइन में कुछ ट्रेडें ली थी, जो मैंने आपको बता दी क्यों क्यों ली थी, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मेरी अभी 4 ट्रेडें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद पांचवी ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे गई, फिर वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाएगी। मैंने ये ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं ले पाया, बट मैं इतनी बड़ी कैंडल पर कभी भी यहाँ टॉप पे एंट्री नहीं करूंगा, यहाँ पर नहीं रखूंगा भाई, क्योंकि मेरा फिक्स स्टॉप लॉस होता है। मेरा जो सिस्टम होता है ना, वो पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता है। ठीक है, माई चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ये पूरा है।
ठीक है, तो ये पूरे मेरी क्लासेस भी होती हैं, टोटल 15 क्लासेस होती हैं, और जब तक आप लोगों को नहीं समझ में आता मैं समझाता रहता हूँ, समझाता रहूंगा। ठीक है, तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। देखिए ट्रेडिंग एक पेड़ की तरह होता है, पौधे को लगाने के जैसा होता है, उसमें फालतू की जो ब्रांचेस होती है उसको कट करते रहो आप। अगर सब कुछ सीखना चाहोगे और सब कुछ सीखने चाहते रहोगे भैया, एसएमसी, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, भाई सब कुछ जरूरी भी होता है और हर चीज जरूरी भी नहीं होती है। तो आपको बेसिक चीजें पहले कैंडल से शुरू करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस से शुरू करना चाहिए, और विदाउट इंडिकेटर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आधे से ज्यादा 93% से भी बोलती है लॉस में, उसका रीजन इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में चीजें आई हो, मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो आपको, तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। और मेरा एक कोर्स चलता है, और मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको मेरे से सीखना है, तो मैं लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे तब तक मैं आपको सिखाता रहूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।